स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्पेशल करंट अपडेट की इस नए वीडियो में। मेरा नाम है सलमान। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एपिसोड में हम लोग बीते हफ्ते जो भी खबरें सुर्खियों में रही होती हैं उनके आधार पर सवालों को फ्रेम करके इस एपिसोड में या इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं, जिससे कि मोटे मोटे तौर पर आप सभी को ये आकलन हो जाए कि जो हमारी आगामी परीक्षा है उसमें समसामयिकी से जोड़ करके किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक सूचना आप सभी के साथ साझा करनी है। तो सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान की ओर से इसके विभिन्न शाखाओं पर हिंदी माध्यम में ऑफलाइन मोड में फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा चुकी है और कहां पर कब से इन बैचों की शुरुआत की गई है इसकी जानकारी आप सभी को देना है, जिससे कि इसमें प्रवेश लेकर के आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें प्रीलिम्स और मेंस के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम है वो दृष्टि संस्थान के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पूरी तरह से कवर किए जाएंगे। तो इसकी दिल्ली शाखा जो मुखर्जी नगर में है, मेन ब्रांच की हम बात करें तो वहां पर कक्षाएं 29 दिसंबर से शुरू कर दी गई हैं। वहीं पर अगर हम बात करें करोल बाग शाखा की तो यहां पर कक्षाएं 21 दिसंबर से, प्रयागराज शाखा की बात करें तो 27 दिसंबर से, जयपुर शाखा की बात करें तो 18 दिसंबर से, वहीं अगर हम बात करें लखनऊ शाखा की तो यहां पर 27 दिसंबर से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। तो जो भी छात्र जिस शाखा में प्रवेश लेना चाहते हैं वहां पर दिए गए संपर्क नंबरों पर कॉल करके प्रवेश से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके का आप लोग फायदा उठा सकते हैं और दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड में शामिल किए गए प्रश्नों पर। तो सबसे पहला सवाल बनाया गया है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किसे संदर्भित करता है? विकल्प है एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु यूएस आधारित एक नियामक तंत्र, अंतरिक्ष विनियमन के लिए वैश्विक ढांचा, नियंत्रित या परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण, या फिर स्टार्टअप्स के लिए विशेष नियामक मानदंड। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स या नियामक सैंडबॉक्स की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से नियंत्रित या परीक्षण नियामक वातावरण में जो भी नए उत्पाद होते हैं, जो भी नई सेवाएं होती हैं, उनके लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातों को देखें, जो मुख्य उद्देश्य है इसके अंतर्गत तो कुछ सीमित उद्देश्यों के साथ कुछ नियामक इसमें छूट की अनुमति दे सकता है। किसके लिए अनुमति दे सकता है? अगर बात करें तो जो भी वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार है उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ इसमें दक्षता को बढ़ावा देना भी लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि जो भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये क्या है? मुख्य रूप से रेगुलेटरी या नियामक सैंडबॉक्स आमतौर पर एक नियंत्रित परीक्षण नियामक वातावरण में उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है। और इस लाइव परीक्षण की अगर बात करें तो ये जो सैंडबॉक्स है या जो रेगुलेटरी नियामक सैंडबॉक्स है, ये कुछ सीमित उद्देश्यों हेतु नियामक इसमें अनुमति दे सकता है छूट की, कि किस तरह से ये परीक्षण किए जाएंगे, किस तरह से इनको रेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूरसंचार विधेयक 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को निरस्त करने का प्रयास करता है। अगला कथन है, विधेयक वनवेब जैसे उपग्रह इंटरनेट प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये आपको बताना है इन कूटों का प्रयोग करते हुए। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं, फिर जो सही उत्तर होगा हम लोग इसके बारे में चुन लेंगे। तो दरअसल अभी हाल ही में सरकार ने लोकसभा में विपक्ष की मांगों का जवाब देते हुए यह दूरसंचार विधेयक 2023 बिल पेश किया है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करने का प्रयास करता है। इसके आधार पर देखें तो जो पहला स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही हो जाता है। आगे की बात कर लेते हैं, तो यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। इसके अंतर्गत जो मौजूदा लाइसेंस है उनके अनुदान की जो अवधि है या कहीं पर जो अवधि निर्दिष्ट नहीं है उनके लिए 5 वर्ष हेतु वैध बने रहेंगे। यह प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। विधेयक जो है वनवेब भारती द्वारा समर्थित जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं और स्पेस एक्स के स्टारलिंक जैसी
अमेरिकी आधारित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान भी पेश करता है। तो इन बातों को अगर हम देखें तो दोनों ही कथनों की पुष्टि हो जाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर नजर डालते हैं। सवाल बनाया गया है किया T2 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आयुध रोधी टैंक, उत्तरी कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइल या फिर किया मोटर्स कॉरपोरेशन की नई इलेक्ट्रिक कार। दरअसल किया T2 का संबंध जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से है। T2 का मतलब है टर्मिनल 2। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो यह बेंगलोर में स्थित है। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यह कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका पूरा नाम है, यानी कि कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सलेस 2023 में वैश्विक प्रशंसा हासिल की है, जिसकी वजह से ये एक बार सुर्खियों में बना है। इसके अगर हम अन्य पहलुओं को देखें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो इसमें इसे अभी हाल ही में इंटीरियर 2023 के लिए भी विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर वास्तुकला और डिजाइन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार दिया गया है, यह सम्मान जो दिया गया है प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर एली साब की अध्यक्षता में विश्व न्यायाधीश पैनल के द्वारा प्रदान किया गया है। और किया T2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक रूप में चुना गया है या इसे मान्यता दी गई है। इस टर्मिनल ने पहले ग्रीन न्यू बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के तहत इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रतिष्ठित IGBC प्लैटिनम प्रमाण भी प्राप्त किया हुआ है। तो यह किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से संबंधित है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बेंगलुरु में है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। अगला सवाल है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को शामिल किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(d), अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25। तो भारतीय संविधान के अगर हम अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को शामिल किया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में बहुराज्य सहकारी समिति के ऊपर जो विधेयक था 2022, इसको जो है संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है इस पर विचार विमर्श करने के लिए। क्या समिति के सिफारिशें होती हैं, इनको देखने के लिए इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को एक बार संसदीय समिति के द्वारा चेक किया जाएगा। तो इस विधेयक की अगर हम बात करें तो जो मुख्य रूप से उद्देश्य था 20 साल पहले लागू किए गए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2022 में ये आमूल चूक परिवर्तन की बात करता है। तो सहकारी समितियों के गठन की बात करें तो ये इसके अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) के रूप में शामिल किया गया है। सहकारी समितियों का जो प्रचार है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों अनुच्छेद 43(b) के रूप में भी शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट 75 क्या है? विकल्प है इसरो का नया अंतरिक्ष मिशन, भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम, भारतीय थल सेना का एक कार्यक्रम या तीव्रतम सुपर कंप्यूटर निर्माण हेतु सर्ट इनका नया मिशन। तो प्रोजेक्ट 75 जो है ये भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखिए किसका है? भारतीय नौसेना का यह एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। ये स्वदेशी पनडुब्बियां होंगी। इस परियोजना में 43,000 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से लैस 6 पारंपरिक पनडुब्बियों को स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2007 में स्वीकृत प्रोजेक्ट 75 इंडिया स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है। तो यहां पर आप देखिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बनाया गया है हाल ही में चर्चित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि हाल फिलहाल अभी चर्चा में रहा, सुर्खियों में बना रहा है, यह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प
सी हो जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। तो ये कहां पर स्थित है? भारत नेपाल की सीमा पर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो ये तो कुछ तथ्यात्मक बातें हो गई। इसके अलावा अगर देखें तो यह देश के गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। यह भारत के हिमालयी तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा भी बनाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात होती है। बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल हैं। तो यहां से देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। इसके अलावा यह उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी तरफ गंडक नदी से घिरा हुआ ये इसकी बाउंड्री बनाते हैं। बात करते हैं अगले सवाल पर। हरामी नाला निम्नलिखित में से किन देशों के लिए प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? विकल्प है रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, भारत भूटान या फिर भारत पाकिस्तान। तो अगर इस नाले की हम बात करें तो ये भारत के गुजरात के कच्छ एरिया में 22 किलोमीटर में फैला एक ज्वारीय मैदान है, जो कि प्राकृतिक रूप से भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। यह इसका कुछ पोर्शन जो है राजस्थान के बाड़मेर जिले से भी टच होता है, यानी कि उसको स्पर्श करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। यहाँ पर झींगा मछली का उत्पादन भी होता है। चूंकि यह जो स्थान है यह समुद्री दलदली वाला स्थान है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यह एक 22 किलोमीटर लंबा ज्वारीय चैनल है या मैदान है गुजरात के कच्छ इलाके में। यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है या प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। इसका कुछ पोर्शन जो है बाड़मेर जिले को भी छूता है। बाड़मेर जिला कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसे नाला कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र का दलदल वाला हिस्सा है। यहाँ पर पानी की मात्रा भी ज्यादा है और यहाँ पर झींगा मछली पाई जाती है प्रचुरता के साथ। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि भारत और पाकिस्तान। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल फ्रेम किया गया है, हाल ही में चर्चित भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? विकल्प है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो ये जो है भूमि राशि पोर्टल ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ई गवर्नेंस पहल है, जिसके अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए जो भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको और भी तीव्र किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? राजमार्गों के लिए जो भूमि अधिग्रहण है इसकी प्रक्रिया में तेजी लाना है। और यह भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए एकल बिंदु मंच के रूप में भी कार्य करता है। तो यहां पर देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेंसन रोग को सामान्यतः किस रोग के नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग, रतौंधी, कंठमाला या फिर खसरा। तो हेंसन रोग को सामान्यतः आमजन की बात करें तो कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है और ये जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग के अंतर्गत अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हाथ पैर की नसों, त्वचा, नाक की परत और ऊपरी श्वसन पथ को इसके अंतर्गत प्रभावित किया जाता है। यानी कि जो कुष्ठ रोग है इसमें मुख्य रूप से ये सारी चीजें प्रभावित होते हैं। इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, जो तकरीबन 120 से अधिक देशों में फैला है। यानी कि 120 से अधिक देशों के लोगों को यह प्रभावित कर चुका है। किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। यह एक जीवाणु है, यानी कि यह एक बैक्टीरिया है। भारत सरकार की तरफ से इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम या शॉर्ट में NLEP कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्ष 2023 तक प्रत्येक जिले में कुष्ठ रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यह एक बार सुर्खियों में क्यों बना? तो इसके अंतर्गत अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा कुष्ठ रोग को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी घोषित किया गया है। इसी वजह से यह एक बार सुर्खियों में बना हुआ है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कुष्ठ रोग। इसी को हेंसन रोग कहते हैं या हेंसन रोग को कुष्ठ रोग कहते हैं। भारत में सामान्यतः यह कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, INS इम्फाल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? विकल्प है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक्स लिमिटेड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में INS इम्फाल की बात करें तो इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इसे मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, यानी कि इसका निर्माण जो है मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को नौसेना डॉकयार्ड में मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है।
और यह मुख्य रूप से जो भारत का रक्षा क्षेत्र है उसमें भारत की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी के तहत तीसरा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। इसका नाम भारत के पूर्वोत्तर शहर इम्फाल के नाम पर रखा गया है। इस किसके द्वारा बनाया गया है? मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा, और इसके अंतर्गत 4 शक्तिशाली गैस टरबाइनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके द्वारा यह संचालित होता है। इसकी अधिकतम जो स्पीड है वो 30 समुद्री मील है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 कर दिया गया, तो ABC होना चाहिए। तो इस फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं। तो अगर तो यहाँ पर देखिए तीसरा या फिर विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।